क्या देख रहे थे हम लोग? हाँ, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। चलिए, आर्टिकल 76 में आपको देखना है भारत का महान्यायवादी, है ना, जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, महान्यायवादी। अब ये कौन होता है? तो ये एकदम साधारण शब्द में समझिए तो ये होता है भारत सरकार का वकील। जैसे आपका कोई मैटर हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई केस हो गया, एफआईआर हो गया, मामला कोर्ट गया, तो कोर्ट में कौन बहस करेगा? वकील करेगा। तो आपको एक वकील रखना पड़ता है ना। ऐसे ही सरकार पर यदि कोई केस हो गया तो सरकार का केस कौन लड़ेगा? महान्यायवादी। तो एकदम साधारण शब्दों में अगर समझे, ध्यान रखे, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि महान्यायवादी कौन होता है? तो भारत सरकार का वकील होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एडवोकेट होता है, जो अटॉर्नी होता है, वही होता है महान्यायवादी। क्लियर है? अगर एक शब्द में पूछा जाए आपसे कि महान्यायवादी कौन होता है, तो भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार पर अगर कोई केस हुआ तो वो केस लड़ेगा, जाके सरकार का पक्ष रखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? सरकार का वकील है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी सरकार का वकील होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि सरकार का वकील है, लेकिन ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। सरकार का ये वकील है, लेकिन कोई सरकारी नौकरी ये नहीं है। सरकार को जब मन तब इसको हटा सकती है। इसका कोई एग्जाम नहीं होता कि एग्जाम पास करके आप जाके बन गए तो आप परमानेंट रहेंगे, नहीं। साधारण तौर पे जब सरकार बदलती है तो महान्यायवादी भी बदल जाता है। और जैसे मोदी जी का जो महान्यायवादी हैं, तो मान लीजिए अगले बार अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए, है ना, या फिर मोदी जी ही कंटिन्यू कर जाए, है ना, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है ना? है? नहीं, ये आईएएस अधिकारी नहीं होता है। महान्यायवादी आईएएस अधिकारी नहीं होता है। महान्यायवादी वो व्यक्ति बन सकता है जिसके अंदर में सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने की योग्यता हो। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के जो काबिल होगा, सरकार उसी को महान्यायवादी के पद पर बैठाती है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि महान्यायवादी कौन बन सकता है, तो जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने की योग्यता हो, वही बन सकता है महान्यायवादी। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि महान्यायवादी वही बन सकता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता हो, है ना। महान्यायवादी कौन बन सकता है? तो जिसमें लाइव हो गया है ना जी। सुप्रीम कोर्ट में जज वही बन सकता है, महान्यायवादी वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य हो, है ना। कैसे? अब आप लोग ये जो एग्जाम दे रहे हैं, तो वही लोग दे सकते हैं जो स्टेट पास किए हो, है ना, जिनका पीजीटी, टीजीटी, पता नहीं कौन कौन टी होता है आप लोगों का, सीटेट होता है ना जी। टू बी वेरी ट्रूथ, मुझे इन सभी चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जी, कि ऐसा भी कोई एग्जाम अपने यहाँ होता है टीचर बनने के लिए, ना। ये जो आप लोग का वैकेंसी आया, बोले तो यहाँ पढ़ा रहे थे, बाद में आदेश हुआ कि भाई शिक्षकों को पढ़ाना है, टीचर्स वैकेंसी आई है। फिर अध्ययन करना पड़ा कि अच्छा ये क्या होता है, तो मालूम चला अच्छा सीटेट भी कुछ होता है, स्टेट भी कुछ होता है, टीजीटी, पीजीटी भी कुछ होता है ना। क्योंकि अब ऐसा नहीं, मतलब जानकारी इसलिए नहीं रहा क्योंकि इस क्षेत्र में कभी ध्यान ही नहीं गया, है ना। अपना अलग स्ट्रीम था, अलग क्षेत्र था, तो इसलिए इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं आदमी। लेकिन जब आप लोग की वैकेंसी आई और पता चला कि बीपीएससी आपको लेने वाली है एग्जाम करा करके, तो अब जब हम लोग क्लास में जाते थे तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का ये होता था कि सर पीजीटी में क्या होगा। आप बुझाया ये नहीं रहा पीजीटी क्या होता है ना। सही में टू बी वेरी ट्रूथ पता नहीं था कि क्या होता है पीजीटी, टीजीटी, है ना। फिर उन्होंने लगा कि भाई पहले तो इसका अध्ययन करना पड़ेगा ना, फिर उसका पूरा चीज को डाउनलोड करके भाई अच्छा क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है ना, वो सारी चीजें। उसके बाद फिर जो सर हैं
अपने रंजीत सर, हमने उनको कहा कि सर एक काम करिए, ये पीजीटी टीजीटी वाला जो मुद्दा है ना, ये आप ही क्लियर कर दीजिए, है ना। आप खुद जाइए क्लास में, और या फिर आप एक दो को वीडियो बना दीजिए बढ़िया से, जबकि उनका बहुत सारा वीडियो बना हुआ है इस पर कि ये क्या होता नहीं होता, मतलब कि बना दीजिएगा तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा कम से कम, क्योंकि हम लोग से क्लास में कोई ये बात नहीं पूछेगा कि भाई टीका होता है ना। क्योंकि सीधी सी बात है कि जिस क्षेत्र में आपका एक्सपर्टाइज ना हो उस क्षेत्र में जाने का कोई मतलब नहीं। गलत बताने का क्या मतलब है ना। क्यों किसी को कुछ गलत बताइएगा, जब अगर आप जानते ही नहीं है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, है कि नहीं, या फिर उसको सीख लीजिए। दो विकल्प है, या तो आप उसको सीख लीजिए या फिर आप उसमें पढ़िए ही मत, है ना। सीख इसलिए लीजिए क्योंकि मैं अब सीख इसलिए कि आपको अगर भी जीवन में वो काम आता हो, तो दिक्कत है कि हमको जीवन में काम आएगा नहीं, क्योंकि उधर जाना नहीं है, तो क्यों सीखना, क्यों टाइम खराब करना, है ना। ये भी एक होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉपर अपने टाइम को कहां पे इन्वेस्ट करना है जो आपके लिए फ्यूचर में हमेशा फ्रूटफुल हो, है ना, उसके लिए। तो कोई भी चीज जहां से आपको लगे कि ये आपके लिए फ्यूचर में आपके जीवन के लिए फ्रूटफुल हो सकता है, उसको सीखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज जो चीज आपको बहुत ज्यादा अगर फ्रूटफुल नहीं है तो फिर उसमें अपना टाइम देने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत बड़ी चीज है। पैसा खत्म हो जाएगा तो आप कमा लीजिएगा, है ना। स्वास्थ्य भी खराब होगा तो आप इलाज करा करके स्वास्थ्य को प्राप्त कर लीजिएगा। लेकिन आज का जो अभी का जो समय हम सबके, हमारे और आपके जीवन का जो समय आज निकल गया, इस समय फिर कल नहीं आएगा। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी, टाइम मनी नहीं है। मनी तो आ जाएगा, आज कोई गरीब है कल अमीर हो सकता है, कोई अमीर है फिर गरीब हो सकता है, फिर गरीबी से अमीरी आ सकती है, ये तो चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन टाइम इज प्रीसियस, प्रीसियस है ना, ये बहुमूल्य है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, क्योंकि ये एक बार निकल गया हमारे जीवन से। अब आज का दिन हम लोग का निकल रहा है, आपका भी स्टार्ट हो चुका है, हमारा भी स्टार्ट हो चुका है, दोनों का निकल रहा है। आज ये खत्म हो जाएगा, अब ये फिर अपने लाइफ में आना है, नहीं आना है। तो ऐसे में आज का दिन या किसी का भी कोई भी दिन जो आपको नेक्स्ट डे मिल रहा है, वो आपका जिम्मेवारी बनता है कि उस दिन को कितना बढ़िया से आप बनाइएगा कि भविष्य में वो दिन आपको बेहतर रिजल्ट दे या बेहतर आपको सीधे संसाधन दे। इसलिए समय का सदुपयोग बहुत बेहतर तरीके से करना पड़ता है। तो महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता जिसमें होती है वही बन सकता है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। दूसरी चीज है कि महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिए। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। प्रेसिडेंट इज द अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सरकार का वकील होता है, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं है। अब ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये मैं क्यों कह रहा हूं जी? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, इनको 1 रुपया भी वेतन नहीं मिलता है। सरकार महान्यायवादी को 1 रुपया भी सैलरी नहीं देती है, ध्यान रखिएगा। सरकार 1 रुपया भी इनको सैलरी नहीं देती है, यानी कि महान्यायवादी को वेतन नहीं मिलता है। तो क्या मिलता है? केवल भत्ता मिलता है। भत्ता में बोले तो उनको सेवा मिलता है ना, जैसे कि उनका सर्विस, उनको घर मिलेगा, उनको बॉडीगार्ड मिलेगा। जितना अच्छा आदमी सबका वेतन होगा, उससे ज्यादा महान्यायवादी के बॉडीगार्ड पर खर्चा हो जाता है। लेकिन महान्यायवादी को वेतन नहीं मिलता है ना। सुख सुविधा मिलेगा, सरकारी बंगला मिलेगा, घर मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन वेतन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये चूंकि सरकारी नौकरी नहीं है, तो ये तो वकील है, तो सरकार इनको छूट देती है कि एक काम करिए, आप प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्राइवेट केस लड़के अपना कमा लेते हैं, है ना। तो इनको प्राइवेट केस, अब जैसे आप सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई दूसरा नौकरी करने का इज्जत मिलता है? नहीं मिलता है। तो इसलिए सरकारी नौकरी ही नहीं है। आप सरकार के वकील हैं, सरकार पर कोई केस होगा तो सरकार कहेगी कि आप जाए केस लड़िए, या सरकार को कानूनी मुद्दे पर कोई राय चाहिए होगा, कोई विशेषज्ञ का राय चाहिए कि इसमें क्या करना चाहिए, तो सरकार उनसे पूछेगी। तो टाइम टाइम पे उनका काम पड़ेगा। तो जब सरकार को काम पड़ेगा तो सरकार को सर्विस देंगे। आज वैसा चाहे तो अपना प्राइवेट केस लड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा कोई केस वो कभी नहीं लड़ेंगे जो केस सरकार के खिलाफ हो, क्योंकि सरकार के वकील है ना,
तो सरकार के खिलाफ ही कोई केस करे तो उस केस में वो नहीं लड़ेंगे, वो प्राइवेट केस लड़ेंगे जो किसी और के खिलाफ होगा। सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि सरकार के ही वकील हैं। अब आपका वकील आप ही के खिलाफ केस लड़ेगा तो आप उसको रखिएगा? नहीं रखिएगा, हटा दीजिएगा, है ना। तो वही बात है, ठीक है। तो महान्यायवादी सरकार का वकील होता है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता जिसके अंदर में होती है वही राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है महान्यायवादी के पद पर। प्रधानमंत्री सलाह देता है कि इस आदमी को बना दीजिए, राष्ट्रपति उसको महान्यायवादी बना देते हैं। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है कि 5 साल 6 साल 10 साल या 2 साल काम करेगा। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लिख लेंगे, किसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है जी। अब ये प्रसाद पर्यंत, इस तरह के वर्ड आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं, है ना। तो वर्डवा के अर्थ में नहीं समझ में आता है, अब हम क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई प्रसाद पर्यंत, है ना। प्रसाद पर्यंत को इंग्लिश में कहते हैं प्लेजर ऑन प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑन प्रेसिडेंट। इसका मतलब हुआ राष्ट्रपति के इच्छा तक। पूरा तो प्रसाद पर्यंत जो है, यहां पर इसको ध्यान रखेंगे कि ये क्या है इसका मतलब। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति के इच्छा तक। लग रहा है कि सड़क पर आदमी एनएच पर चल रहा है। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति की इच्छा तक। तो लेकिन मैंने तो आपको बताया है कि राष्ट्रपति का इच्छा उतना थोड़ा ना महत्व रखता है जी। राष्ट्रपति तो नाम मात्र का प्रमुख है, तो इच्छा किसका महत्व रखता है? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बुलाएंगे, कहेंगे सुनिए पगलवा ठीक काम नहीं कर रहा है, जो केस जा रहा है केस हरवा दे रहा है। तो जो वकील आपको केस हरवा दे उसको रखिएगा, कल हटा के दूसरा वकील कर लीजिएगा। तो जैसे प्रधानमंत्री को लगेगा कि अच्छा काम नहीं कर रहा, तुरंत राष्ट्रपति कहेंगे काम करिए, इसको हटाइए, था वह राष्ट्रपति ऑर्डर निकाल देगा, आपको हटा दिया गया जी। इसलिए कह रहे हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और इसको हटाता भी राष्ट्रपति है, लेकिन मर्जी इसमें रहती है प्रधानमंत्री की। क्लियर है? प्रधानमंत्री की मर्जी रहती है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री की मर्जी से यह प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ओके, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा से। ओके, सलाह मशविरा जो होता है वो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कौन हटाता है या इसको कौन नियुक्त करता है, तो आपको कहना है राष्ट्रपति। अगर ये पूछे किसके सिफारिश पर, तब कहना है प्रधानमंत्री। ठीक है, क्लियर है? इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, इसको कोई वेतन होता नहीं मिलता है। नोट करके एक बात लिख लीजिएगा, नोट करके, कि यह संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो देखिए, संसद का दोनों सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा, है ना। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है, यह सवाल यूपीएससी में भी पूछा गया है ना। और सवाल यह पूछा जा सकता है आपसे कि वह कौन सा व्यक्ति है जो सांसद नहीं है लेकिन फिर भी संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है।
तो महान्यायवादी। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में, संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन फिर भी ये दोनों हाउस में जाके बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा, वोट डालने का शक्ति नहीं इसके पास इसके अंदर में, इसलिए क्योंकि ये किसी भी मेंबर हाउस का मेंबर नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको कि एक और होता है मंत्री लोग, मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर भी संसद के दोनों सदनों में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान वो उसी में करेंगे जिसके कि वो मेंबर है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी को ही ले लीजिए, लोकसभा से सांसद है ना, बनारसी से जीत के गए हैं, लेकिन ये राज्यसभा में भी जाके बोलते हैं, बैठते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हुए भी राज्यसभा में भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं करेंगे कभी भी। वोट उनको जब भी करना होगा तो लोकसभा में करेंगे, क्योंकि लोकसभा के मेंबर है। चाहे अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, ये राज्यसभा की है लेकिन वित्त मंत्री हैं, तो ये लोकसभा में जाती हैं, लोकसभा में भाषण भी देती हैं, बोलती हैं, लेकिन ये कभी भी लोकसभा में वोट नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो लोकसभा की मेंबर नहीं है। तो जो सदस्य जिस हाउस का मेंबर होता है वो उसी हाउस में वोट करेगा, दूसरा हाउस में वो जा सकता है ना। अब मौसा जी हैं, चाहे फूफा जी हैं, चाहे जीजा जी हैं, ये लोग क्या करेगा जी, ये लोग आपके यहाँ आएगा, टाइम पर नाश्ता करेगा, खाएगा, जाएगा, आके आपके घर का फैसला करेगा। घर का फैसला नहीं करेगा, घर के फैसला के चक्कर में जो पड़ता है वो पिटा के जाता है, फिर घर से फिर कोई कौनो रिस्पेक्ट नहीं करता है। गेस्ट का क्या काम है, हमारे घर आए हो तो हमारे आतिथ्य को स्वीकार करो, हम जो खिला रहे हैं पिला रहे हैं सम्मान दे रहे उसको एक्सेप्ट करो और फिर जाओ। लेकिन हमारा घर में झगड़ा लगल है और तुम आके हमरों से कुछ कह रहे हो, जाके हमारा भाइयों से कुछ कह रहे हो, तो ऐसा गेस्ट पिटाएगा कि नहीं पिटाएगा जी। अगर आपको बहुत मान सम्मान है तो पीटिएगा नहीं कम से कम, तो ये तो कहिए दीजिए कि भाई अगला बार से मत आना कम से कम, और अपना उन्हें रहो। तो जो जहां का मेंबर होता है वहीं पर उसको वोट डालने का, वहीं पर निर्णय लेने का अधिकार है। आपके घर का निर्णय आप लीजिएगा, आपके पिताजी लेंगे, आपके सदस्य लेंगे, बाहर वाला थोड़ा लेगा। तो लोकसभा में वोट वही, राज्यसभा में वोट वही करेगा जो राज्यसभा का मेंबर होगा, लोकसभा में वोट वही करेगा जो लोकसभा का मेंबर होगा। लेकिन मंत्रियों को यह अधिकार है कि वो दोनों हाउस में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट वो उसी में करेंगे जिसके कोई मेंबर है। कोई नॉर्मल सांसद है, केवल मंत्री नहीं बना है, तो अपने ही सदन में रहेगा और उसी में वोट करेगा, दूसरा हाउस में जा भी नहीं सकता है। बताइए समझ में। लेकिन इन सबसे इतर एक है महान्यायवादी, जो दोनों सदन में जा सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वोट नहीं करेगा। रीजन यह है कि ये बेचारा कहीं का मेंबर नहीं, ये कहीं का नहीं है, समझ रहे ना। ये खाली जाएगा, मामला सुनेगा और वहां से निकल जाएगा, राय देके निकल जाएगा। क्लियर है, बताइए समझ में। तो यही महान्यायवादी होता है, ठीक है, जो भारत सरकार के लिए केस लड़ता है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी और राज्य के उच्च न्यायालय में भी, कहीं पर भी अगर कोई केस हो गया सरकार पर या सरकार का कोई मामला चल रहा है तो सरकार का पक्ष रखने के लिए महान्यायवादी आता है, और इसलिए महान्यायवादी को यहां पे रखा गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आइए, अब आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 देखेंगे। सरकार के कार्यों का बंटवारा, सरकार के कार्यों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स, सरकार के कार्यों का बंटवारा। ठीक है, अब देखिए, तो सरकार के कार्यों का बंटवारा यानी कि सरकार जो काम करती है ना, उन सभी चीजों को देखने समझने का काम किसका है? तो राष्ट्रपति का। मतलब राष्ट्रपति सरकार के बीच में कार्यों का बंटवारा करता है, नियम कानून बनाता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है ना। हालांकि वो सब होता है प्रधानमंत्री के माध्यम से ही, है ना, लेकिन उसमें मोहर लगा रहता है, नाम लगा रहता है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो जो भी कार्यों का बंटवारा होता है वो राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से होता है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद का जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 78, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लिखेंगे, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य।
प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ड्यूटीज फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर का राष्ट्रपति को लेकर के कुछ ड्यूटी है जिसको कि प्रधानमंत्री को ख्याल रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि यदि सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि उस निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराए। मतलब सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो राष्ट्रपति के नॉलेज में ना हो। राष्ट्रपति को बताना है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति रोकेगा नहीं, लेकिन आपको बताना है। अब आप घर के मुखिया पिताजी हैं तो उनको बिना जानकारी में दिए आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। तो एक नैतिक कर्तव्य भी है, ये तो एक इथिकल ड्यूटी भी है ना। इसलिए कोई कानून नहीं है, लेकिन ये इथिकल ड्यूटी है कि नहीं, कि अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो आप करिए। पिताजी आपको रोकेंगे थोड़ी ना, क्योंकि आप उतने योग्य हो गए, आप बड़े हो गए तो आप करिए। लेकिन आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप उनको इस बात से अवगत कराए कि मैं ये काम करने जा रहा हूं या मैं ये काम करने वाला हूं। उसी प्रकार से भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति है, तो उसको सम्मान दिया गया है। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि कुछ भी काम अगर आप करिएगा तो आपको राष्ट्रपति को बताना है कि हम ये काम किए हैं, चाहे ये काम करने जा रहे हैं, ये काम हमको करना है। और राष्ट्रपति को जब मन करेगा तब किसी भी मामले की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। कोई भी देश में कुछ चल रहा है, राष्ट्रपति भी एक ऑर्डर निकाल देगा, फोन घुमाएगा, बोलेगा हमको इसको बताइए ये क्यों हो रहा है, देश में कैसे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो ऐसे में भी प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है कि इमीडिएट जैसे ही वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है आपको इंफॉर्मेशन देना है। ये राष्ट्रपति कभी भी कोई सूचना प्रधानमंत्री से मांग सकता है, प्रधानमंत्री को सूचना देना होगा, ये उनका कर्तव्य है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, सरकार यदि कोई निर्णय ले रही है तो उस निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराना भी इनका कर्तव्य बनता है। डीमोनेटाइजेशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन है ना, जो नोटबंदी जिसको कहते हैं, ठीक है, 2016 में हुआ था ना, 16 में 8 नवंबर 2016। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अचानक से, अभी छठ पूजा का खुमारी उतरा नहीं था सर पर से, है ना, अभी छठ पूजा से लोग आए ही थे, और उसके ही अगले दिन, मतलब अगले दिन नहीं, उस दिन जिस दिन वो सेकंड अर्घ जो होता है ना, सुबह वाला अर्घ, उस दिन शाम को। तो हमारे सनातन के अंदर में छठ पूजा तो भाई बहुत बड़ा पर्व है हमारा, तो वो शादी विवाह जैसा माहौल रहता है घर परिवार में, है ना। सब लोग अभी अपना थकावट मिटा ही रहे थे, तब तक रात को 8 बजे अचानक से प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेरेशन किया कि आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, है ना। मतलब उनकी जो वैधानिकता था, जो उनका वैल्यू था, वो समाप्त कर दिया और कहा कि भाई जिनके पास जो नोट है जल्दी से बदल लीजिए, अन्यथा वो नोट आपका धरा का धरा रह जाएगा, है ना। इस तरह की बातें वहां पर कर दी गई। अब क्या हुआ कि जब ये हुआ तो देश में किसी को मालूम नहीं था, आम आदमी को तो मालूम था ही नहीं। अब सरकार के कुछ विशेष लोगों को मालूम हो तो हो, लेकिन आम आदमी को तो नहीं मालूम था, हम लोग को तो नहीं मालूम था। तो बाद में विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया कि क्या इस मामले की जानकारी राष्ट्रपति को थी, क्या प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को भी बताया कि नहीं बताया। तो उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, जो कि कांग्रेस के थे, है ना, जो कि अब नहीं है प्रणब जी। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम इसके बारे में जानकारी था, हम इसके बारे में बताया गया था। तो ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, किसी को नहीं मालूम था। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को मालूम था, क्योंकि राष्ट्रपति को सूचित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। साथ ही प्रधानमंत्री यदि किसी विदेश दौरा पर जब जाते हैं तो पहले उनका काम है, कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति से मिल के जाए कि हम इस देश में जा रहे हैं, इस काम के लिए जा रहे हैं। और फिर जब आते हैं विदेश दौरा से तो उनका पहला काम है कि राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति को ब्रीफ करे कि हम गए थे, इस मुद्दा पे बात हुआ और इस मुद्दे पे हमने सहमति बना ली है। मतलब ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। सरकार का चूंकि वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री को यह कर्तव्य दिया गया है कि भाई आप सारा चीज से राष्ट्रपति को अवेयर करवाइए। क्लियर है? तो इस चीज को आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो यही है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। क्लियर है?
चलिए, तो यहां से आपका एक चैप्टर जो है सो संघ की कार्यपालिका समाप्त होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव को याद होगा, जब यूनियन एग्जीक्यूटिव हमने आपको लिखाया था तो बताया था ना कि केंद्रीय कार्यपालिका का चर्चा कहां से कहां तक है जी? 52 से संघीय कार्यपालिका हमने कहा और 78 पे खत्म किया, तो इसका मतलब 52 से 78 तक ना होगा जी। मतलब नोट्स यहां आप लोग लिखते हैं, आप फिर सीधे यहीं पर खोलते हैं, लगता है ना। बीच में नोट्स को कष्ट देने का आप लोग कष्ट नहीं करते हैं, है ना, कि घर और पर कभी गलती से नहीं खोलते हैं कि यहीं पे लिखते हैं। अब यहीं पे इतना ना मेहनत हो जाता है कि घरे का खोलना है ना, फिर आकर के यहीं पे खोलते हैं, वही दिक्कत है ना। एग्जाम में रिजल्ट्स नहीं होने के सबसे बड़े कारण ये नहीं होते कि आपने पढ़ा नहीं, सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपको याद नहीं रहा, और याद नहीं रहने का रीजन होता है कि आपने रिवीजन नहीं किया। तो केवल पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं होता है। बहुत से लोग होंगे, बाबा लोग आपके आसपास में, जो बहुत पढ़े होंगे, बहुत अच्छा अच्छा नोट्स भी होगा उनके पास, हरा पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन से नोट्स बहुत अच्छा से बनाए होंगे, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं होगा। और रिजल्ट होता है दिमाग में होने से, है ना। दिमाग के अंदर में डाउनलोड करना पड़ता है ना, सब ब्रेन में रखना पड़ता है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम नहीं है। एक एग्जाम ओपन बुक भी होता है, बीएसएससी का एग्जाम, बिहार एसएससी का जो एग्जाम होता है, तो एक आईएएस अफसर का ही दिमाग था कि ओपन बुक करा दीजिए, जिसमें 3 बुक ले जाने की छूट होती है, 3 बुक आप ले सकते हैं। वो बेसिकली आपको फेल करा देने का साजिश है, वो पास कराने का साजिश नहीं है, फेल करा देने का साजिश है। जो बुक लेके गया उसका फेल होना निश्चित है ना, क्योंकि कितना खोज दोगे भाई लिमिटेड टाइम में। तो वहां पर काम वही आएगा जो आपका दिमाग है, जो आपका ब्रेन है। ब्रेन जितना एक्टिव रहेगा वो उतना अच्छा से आपको काम करेगा, दूसरा कोई उतना काम आपका अच्छा से नहीं करेगा। खैर, तो थोड़ा कष्ट करिए, है ना, सारा चीज जब लिखा दिया गया, समझा दिया गया, तो रिवीजन करिए, ताकि एक बार में कोई सवाल पूछा जाए तो आपके जुबान पर जवाब हो, है ना। नोट्स खोलने की आवश्यकता न पड़े कि नोट्स खोल के देख लेते हैं। जब मैंने कहा कि संघीय कार्यपालिका, तो आपका क्लियर आंसर होना चाहिए कि भाई ये 52 से लेकर 78 तक में है, यहां से खत्म हुआ। अब शुरू होगा संघीय विधायिका, और 52 से 151 तक पूरा केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरा भाग 5 में। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही 3 पार्ट होता है, या हर गवर्नमेंट का 3 पार्ट होता है। ये जब स्टार्ट किया तभी बताए थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। तो एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया, सरकार का एक हिस्सा पढ़ लिया, अब सरकार का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव, फिर ये खत्म होगा तो सरकार का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे जुडिशियरी। और ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी पूरा ही यूनियन का भाग 5 में है, आर्टिकल 52 से 151 तक। तो इस तरह से इसको याद करिए, है ना। आप लोग जब चीजों को याद कर लेते हैं, उधर से जवाब देते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि मेहनत सार्थक हो रहा है। और अगर आप जवाब नहीं देते तो फिर लगता है कि कोई खास फायदा नहीं हो रहा है ना। तो थोड़ा घर में जाके 1 घंटा भी टाइम अगर दे दीजिएगा ना घर में नोट्स पर, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। लेकिन वही है कि आप यहीं पर टाइम जो है सो देते हैं, क्योंकि अब यहाँ आ गए तो पढ़ना मजबूरी है कि नहीं। अब यहाँ तो दूसरा काम कोई कर नहीं सकते हैं, लेकिन घर पर तो कोई मजबूरी होता नहीं है, गया, खाया, पिया, सोया, मोबाइल चलाया, यही सब होता होगा, है कि नहीं। और आप लोग तो बहुत सारे जिम्मेवार लोग हैं, है ना, तो फैमिली का टेंशन भी होगा, है ना, होगा ना जी। पत्नियों का पति का टेंशन होगा, पति को पत्नी का टेंशन होगा, बच्चे होंगे तो उनका भी टेंशन होगा, और इस सब टेंशन के बीच में आपको पढ़ना भी है ना। इस सब टेंशन के बीच में क्या करना है, पढ़ना भी है। तो चुनौती तो है, चुनौती आपको बहुत है, लेकिन फिर भी चूंकि पढ़ना है तो अब क्या कर सकते हैं, इसी चुनौती के बीच में आपको टाइम निकालना है। इसलिए पहले एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था जी, सब बांटा गया था। पढ़ाई के टाइम पर दूसरा कोई काम नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम वही था ना, कि लोग, बच्चा होता था 5 साल के बाद मुंडको संस्कार, उसका जो क्या होता है उपनयन संस्कार, यानी जनेऊ करा करके गुरु जी का आश्रम में भेज देता था। उसे भी देखिए, उस समय लिखने उखने का काम नहीं होता था, गुरु जी बोलते थे, अब विद्यार्थी को याद हो जाता था। कारण क्या था, डिवाइस पूरा खाली था, खाली डिवाइस को माता पिता गुरु के आश्रम में पहुंचा देते थे। अब खाली डिवाइस में गुरु जी जो बोलते थे वो सीधे सेव हो जाता था।
अब 25 वर्ष बाद जब ब्रह्मचर्य आश्रम कंप्लीट होता था तब बच्चा पढ़ लिख करके सयाना होकर के माता पिता के घर आता था, घर आता, योग्य बन के आया। अब जब योग आया तब माता पिता विवाह कर देते थे, तब हो गया वो गृहस्थ आश्रम। अब बच्चे होंगे, फैमिली होगी, जिम्मेवारियां होंगी तो जिम्मेवारी संभालेगा। तो पहले जिम्मेवारी संभालने के लिए बढ़िया से तैयार कर दिया गया, उसके बाद जिम्मेवारी दिया गया। अभी दिक्कत क्या है, अभी तो सबसे बड़ा घातक चीज है मोबाइल। बचपने से सब बच्चा सबको मोबाइल मिल जाता है। अब डिवाइस खाली तो रहता नहीं है, खाली डिवाइस में पहले से मोबाइल भरा हुआ है, अब मोबाइल की चीजें भरी हुई हैं और उसे ही लेके बच्चा हो जाता है स्कूल में, है ना। अब स्कूल में गया तो अब स्कूल में टीचर जो पढ़ा उसको समझ में आ रहा है, घर में मोबाइल का टेंशन है ना। अब डिवाइस पहले ही से क्या है, उसका भरा हुआ है। अब भरा हुआ डिवाइस में चीजों को डालना बहुत मुश्किल होता है, और हम लोगों के साथ भी यही समस्या होता है। और हम लोग चूंकि मोबाइल है नहीं, मोबाइल में तो है कि बहुत भर गया तो डिलीट मार के रीस्टार्ट करके खाली कर दीजिए। हम अपने खुद को कैसे रीस्टार्ट करें, हम कैसे फालतू चीजों को जो दिमाग में बिना मतलब का जगह बनाए हुए उसको कैसे बाहर फेंके, अब बाहर फेंक के अच्छा चीज को कैसे डाले, ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन इसके लिए भी हमारे शास्त्रों के अंदर में, हमारे सिद्धांतों के अंदर में, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर में व्यवस्था है, और वह है योग। योग करके आप अपना ध्यान बढ़ा सकते हैं, आप अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं, और नकारात्मक चीजें जो आपके दिमाग को खराब कर रही है उसको आप रिलीज कर सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं, और बाहर फेंक करके सकारात्मक चीजों को अपने अंदर में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब है कि ये करे तो कौन करे, मोबाइल वाला तो आसान है, सीधे रीस्टार्ट मार दीजिए। अपने लिए रोज भोरे उठना पड़ेगा, अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, ये मुश्किल काम है, ये नहीं हो पाता है। और ये नहीं हो पाता है इसी वजह से चीजें याद नहीं हो पाती, क्योंकि पहले से दिमाग में बहुत सारी चीजें लोडेड है। वो सब जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक नया चीज सही तरीके से डाउनलोड नहीं होगा। अब इतना ना बिना मतलब का चीज, दिमाग ऐसा चीज है मतलब का चीज याद नहीं रखता है जी, अब बिना मतलब की चीज भूलता नहीं, ये समस्या है। बिना मतलब कोई चीज आप सोचिए कि भूल जाए, ये भूलने नहीं देगा आपको। आज जो चाहिएगा कि याद कर ले, वो याद नहीं होने देगा आपको। तो मतलब इसके साथ थोड़ा आपको सख्ती से पेश आना पड़ेगा, सख्ती से पेश आएंगे तभी ये सही काम करेगा। और अगर इसको लुंज पुंज छोड़ दिया ऐसे ही तो फिर ये आपको बर्बाद कर देगा, फिर आपको ये कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रयास करना है कि अपने आप को थोड़ा अनुशासित बना करके, जितना दिन यहाँ पढ़ रहे हैं हर सब्जेक्ट पर आपको आधा घंटा 1 घंटा घर पर पढ़ना पड़ेगा, उसी क्लास का उसी दिन, तब जाकर के कंट्रोल होगा। अब सोचिए कि एक के साथ रिवीजन करेंगे तो आप रिवीजन करिए पॉलिटी का, भाग 5 तक पहुंच गए हैं, अब पूरा 1 से, कितना टफ काम होगा। ऊपर से अगर और भी सब्जेक्ट का नहीं हुआ तो सब सब्जेक्ट का शुरू से करना पड़ेगा रिवीजन, और टाइम आपके पास कम है, कैसे कर पाइएगा। तो इस सब चीज को समझना है, आज जो पढ़ा उसका आज ही कर लीजिए, ये नहीं कि इसको करेंगे 10 दिन के बाद एग्जाम से पहले, नहीं, आज का आज करिए। एग्जाम से पहले केवल ब्रशअप होगा, सब सब्जेक्ट को हल्का हल्का झाड़ झूड़ दीजिएगा आप, क्योंकि पहले से सब पढ़ा रहेगा। अगर ये सोचते कि अभी पढ़ लेते हैं, एग्जाम से 5 दिन पहले सबको याद करेंगे, तो गलत स्ट्रेटजी है वो। आप फिर आपको निगेटिविटी की तरफ लेके चला जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा घर में जाकर के खोलने का प्रयास करिए नोट्स को। चलिए, तो अब क्या हमें देखना है, संघीय विधायिका, संघीय कार्यपालिका देख लिए, अब देखना है संघीय विधायिका, मतलब यूनियन लेजिस्लेटिव, है ना, संघीय विधायिका। संघीय विधायिका ये भी पार्ट 5 ही है, और आर्टिकल 79 से लेकर के 123 तक। अब देखिए, अब यहां से सारा आर्टिकल आपको क्रोनोलॉजी में नहीं पढ़ना है, अब यहां से जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है वही आपको पढ़ने। अभी तक तो 78 तक आपने क्रोनोलॉजी से पढ़ा, यहां से जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है वही आपको पढ़ने हैं, बाकी सारी व्यवस्था को आपको समझना है, ठीक है। तो संघीय विधायिका, विधायिका का काम क्या होता है जी, कानून बनाना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, है ना। ये क्या करता है, तो कानून का निर्माण करता है, कानून को फॉर्म करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ लॉ जो है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ लॉ जो है कानून का निर्माण, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ का काम करती है, कानून को लागू करने का काम करती है,
और ये जुडिशरी लेजिस्लेटिव जो है कानून बनाने का काम करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संघीय विधायिका कौन है, तो संघीय विधायिका कौन है? संसद, पार्लियामेंट, है ना। संघीय विधायिका कौन है? पार्लियामेंट। लिख लेंगे नोट करके कि संघीय विधायिका संसद को कहा जाता है। तो संघीय विधायिका संसद को क्यों कहते हैं जी हम लोग? संघीय विधायिका संसद को इसलिए कहते हैं क्योंकि संसद जो है यानी कि पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट है, तो आप देखेंगे कि भारत के लिए कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद करती है। और संसद के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में लागू होता है, इसलिए इसको कहते हैं संघीय विधायिका, है ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेटिव। तो पार्लियामेंट जो है 79 से लेके 123 तक में आपको पार्लियामेंट के बारे में ही पढ़ना है कि संसद कैसे काम करता है, संसद क्या होता है, संसद में कौन कौन से लोग होते हैं, नहीं होते हैं, मतलब संसद की सारी एक्टिविटी आपको पढ़ना है संघीय विधायिका में। क्लियर है कि क्या है और किस प्रकार से है? तो आर्टिकल 79 से 123 तक में संघीय विधायिका के बारे में चर्चा है, यूनियन लेजिस्लेटिव के बारे में चर्चा किया गया है। तो आर्टिकल 79 क्या कहता है, तो लिखेंगे आर्टिकल 79 क्या कहता है? तो आर्टिकल 79 कहता है संसद की संरचना, ठीक है, या संसद की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट और स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब देखिए संसद की संरचना या स्थापना। तो संसद की संरचना समझिए, संरचना मतलब होता है कि संसद बनता कैसे है ना। तो देखिए संसद की संरचना, ये कभी कभी क्वेश्चन भी आपको बनता है। तो संसद की संरचना है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लिख लीजिएगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का गठन होता है या संसद की संरचना तैयार होती है। ठीक है, संसद की संरचना तैयार होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के संसद की संरचना तैयार होती है। ओके, कोई दिक्कत? तो संसद की संरचना लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर के संसद का गठन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए तो जब इन तीनों को मिलाकर किया जाता है तो राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है। राष्ट्रपति दोनों में से किसी जन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य हिस्सा है, पार्लियामेंट का कंपलसरी पार्ट है। अब ये पार्लियामेंट का कंपलसरी पार्ट कैसे हो जाता है? तो देखिए कोई भी विधेयक, संसद का काम है कानून बनाने का, तो संसद में तो विधेयक तैयार होता है, विधेयक पर चर्चा होता है,
लेकिन कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपना साइन न कर दे। तो यानी संसद के अंदर में जो कानून बनाने का काम है वो अंतिम रूप से पूरा कहां से हो रहा है? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति साइन ही ना करे तो कोई विधेयक कभी कानून बनेगा ही नहीं। तो भले ही वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी संसद का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि संसद का जो काम है वो काम उसके सिग्नेचर के बाद ही होता है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति कभी भी पूछा जाए अगर आपसे कि संसद में कौन शामिल होता है, तो आपको स्पष्ट तौर पे बताना है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये बीपीएससी ने एक बार पूछा हुआ था क्वेश्चन, जो एसडीएम डीएसपी वाली एग्जाम होता है, उस पीटी में पूछा था, 65वीं पीटी में पूछा था कि संसद में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए, संसद में शामिल होने की बात होगी तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और यही आपको पूछा कि कौन शामिल नहीं है, तो इन तीनों के अलावा अगर कुछ भी ऑप्शन में है तो वो नहीं शामिल है। ठीक है, संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिला के होता है। इनके बिना संसद नहीं बन सकता। इसमें से कोई भी एक नहीं होगा तो फिर वो संसद नहीं होगा। ठीक है, तो इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शन में कुछ भी रहता है तो वो उसमें शामिल नहीं है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, और एक प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति तो किसी का भी मेंबर नहीं है, फिर वो कैसे कंपल्सरी पार्ट हो गया? तो संसद में राष्ट्रपति की वही भूमिका है जो एक मानव के शरीर में आत्मा की भूमिका है। अगर हमारे शरीर से हमारा आत्मा निकल जाए, हमारा सोल ही खत्म हो जाए, तो फिर शरीर का कोई मतलब है? तुरंत शरीर का अंतिम संस्कार लोग कर देता है। कितना भी मोह माया है, क्या करता है लोग कहता है भैया हो गया, फिर डेड बॉडी है। लोग रोएगा, बिलखेगा, कष्ट में होगा, लेकिन फिर भी बॉडी को नहीं रखेगा। जल्दी से जल्दी बॉडी को उसके गंतव्य तक, उसके अंतिम संस्कार तक पहुंचा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा निकल गई। आत्मा निकल गई तो अब उस बॉडी का कोई महत्व नहीं। वैसे यदि राष्ट्रपति ना हो तो संसद का कोई महत्व नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति संसद की आत्मा है। वो जब तक साइन नहीं करेगा, वो जब तक अपना परमिशन नहीं देगा, तब तक कोई भी कानून, कोई भी विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। विधेयक कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति अपना साइन करता है। ठीक है, तो इसलिए संसद की संरचना 79 में आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए, संसद वर्तमान में नया संसद बन के तैयार हो गया है जी। अब काम उसी में चल रहा है। पुराना संसद में काम बंद हो गया, पुराना संसद में काम नहीं होता है, अब न्यू पार्लियामेंट में काम होता है। तो जो हमारी पुरानी संसद है, ये करंट में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पुरानी संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? जहां पे पहले काम होता था, नया संसद भवन तैयार हो गया तब उसमें काम हो रहा है, तो पुराने संसद भवन का क्या नाम दिया गया है? पुराने संसद भवन का क्या नाम दिया गया? पेपर पर पढ़ते हैं आप लोग? कौन सा पेपर पढ़ते हैं? गांधी मैदान में आज का हुआ, इनकम टैक्स में केकर पॉकेट मराया है, कौन कहां भाग गया, कौन किसके साथ पकड़ा गया, ये सब भी न्यूज रहता है ना जी। ये सब न्यूज को कितना आदमी एकदम चाव से पढ़ता है जी। यह सब न्यूज को कहीं लिखा रहेगा ना कि भाई भारत की विदेश नीति, तो पेड़ हटा देगा। विदेश नीति से हमारा का फर्क पड़ता है? भाई हम तो अपना नीति देखेंगे। विदेश नीति वाला न्यूज को नहीं पढ़ेगा। अमेरिका ने भारत के संबंध में निर्णय लिया, को नहीं पढ़ेगा। क्यों पढ़े भाई? अमेरिका जो करना है करे, भारत जो करना है करे, हमें क्या जाता है? हमारा घर ठीक चल रहा है ना, बात खत्म हुआ। तो ये तो एक गृहस्थ टाइप का आदमी सोचे तो ठीक है, लेकिन विद्यार्थी ऐसा सोचे ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आपको एग्जाम देना है ना जी। कब क्या पूछ लीजिएगा, कोई नहीं जानता है। देखबे किए थे प्राथमिक वाला सबको कैसे हिलाया था। प्राइमरी जो 1 to 5 वाला जो एग्जाम हुआ था, 6 to 8 और 9, 10, तो ये वाला एग्जाम सब आसान था, लेकिन टफ कौन सा था? 1 to 5 वाला। 1 to 5 वाले में पानी पिया दिया था सबको, है ना। हाँ, मतलब कुछ नहीं, 1 to 5 में कुछ पूछ भी नहीं किया था। कुछ पूछा था 1 to 5 में? कुछ नहीं, कोई विषय में। हम लोग जितना पढ़ाए वो सब फायदा किया 6 to 8, 9, 10 थी सबको, मैंने सीनियर को फायदा किया,
लोरवा को फायदा नहीं किया था। टू बी वेरी ट्रूथ, एकदम सत्य बात, सही उसको बोलने में क्या दिक्कत है। छोटका सब लोग को कोई फायदा नहीं किया, 1 से 5 में कोई फायदा नहीं, एक्सपायरी दवा का काम कर गया, है ना, जो खाइए कोई नहीं रिएक्शन कर जाएगा लेकिन फायदा नहीं करेगा, वो वाली बात हो गया। क्योंकि ये अब ये भी ये आयोग की गलती थी, ये कमीशन का गलती था। अब 1 to 5 के अंदर में जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका कोई काम है वहां पर? 1 to 5 वाला उसे पढ़ाएगा बच्चा को, 1 से 5 के बच्चा सबको, उसका दिमाग लोड लेगा जी, हैंग कर जाएगा वहीं पर, है ना। तो वो दिखाया कुछ और ले लिया कुछ और, तो ये कमीशन का अपना प्रॉब्लम था। हाँ चलिए, ऑनलाइन में जवाब आ गया। प्रति कुमारी, संविधान सदन, बिल्कुल गुड। संविधान सदन नहीं, संविधान सभा, सदन भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अभी जो पुराना संसद भवन है उसका नाम हो गया संविधान भवन, ठीक है, या संविधान सदन, है ना। पुरानी संसद भवन का नाम हो गया है संविधान सदन, ठीक है, या संविधान भवन। क्योंकि जब हम आपको संविधान स्टार्ट किए थे, पॉलिटी स्टार्ट किए थे, वहीं पर मैंने आपको बताया था कि संविधान जो बना वो दिल्ली में बना और संसद भवन के अंदर में बना था। ये जो पुराना संसद भवन है इसी में संविधान भी बना था, है ना। क्या उस समय क्या नाम पड़ेगा? अभी नाम पड़ा है, उस समय क्यों नाम पड़ेगा, है ना। ठीक है, उस समय वो भारत की विधायिका ही थी, है ना, और अभी तक भारत की विधायिका के तौर पे काम कर रही थी, यानी कि संसद भवन के तौर पे काम कर रही थी। लेकिन अब जब नया संसद भवन बन के तैयार हो गया, नया संसद में जब एंट्री हो गई, तो क्या हुआ, पुराना संसद भवन को संविधान सदन का नाम दे दिया गया। कारण यह है कि संविधान वहां पर ही बना था, ठीक है। चलिए, तो संसद की संरचना ध्यान रहेगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। ये इन तीनों को मिला करके बना है पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो पुराना संसद भवन है ये कौन बनवाया था जी? हाँ, बेकर, ठीक है, बेकर और लुटियन, है ना, बेकर और लुटियन, इन दोनों ने मिल करके, ये लोग आर्किटेक्चर थे, इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, इन लोगों ने ही सारा खाका खींचा था और इनके द्वारा ही बना था, ठीक है। जितना भी पुराना बिल्डिंग आप देखिएगा पॉलिटिकल, जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, प्रधानमंत्री का जो आपका 7 RCR है ना, ये हो गया, या संसद भवन हो गया, है ना, या अपने बिहार का गवर्नर हाउस हो गया, ये सब उन्हीं लोगों का बनवाया हुआ है, ये सब उन्हीं अंग्रेजों के समय का ये सब बनवाया हुआ है। इसीलिए आप देखते हैं कि कभी कभी इसको कहा जाता है, न्यूज में आप सुनते होंगे, तो न्यूज में एंकर सब कहता है दिल्ली का लुटियन जोन, दिल्ली का लुटियन जोन। तो दिल्ली का लुटियन जोन का मतलब क्या हुआ कि जो क्षेत्र लुटियन ने बनवाया था, जो लुटियन के द्वारा बना था, है ना। ये तो हालांकि बहुत बाद में हम लोग सिविल्स की तैयारी में तब पता चला, अच्छा लुटियन जोन का मतलब ये होता है, अन्यथा जब पढ़े नहीं थे, बच्चे थे स्कूल कॉलेज के अंदर, जब न्यूज में ये सब आता था तो लगता था अच्छा ये नेताजी लोग को तो ऐसे ही सब लुटेरा बोलता है। तो लुटियन जोन जो कहते थे मतलब कि अच्छा सारा लुटेरा एक जगह बैठे उसी को लुटियन जोन कहते होंगे, है ना। बाद में मालूम चला कि तो कंसेप्ट में गलत है जी, है ना। लुटियन मतलब हुआ कि जिस बिल्डिंग को लुटियन ने बनवाया, जिस बिल्डिंग को लुटियन ने बनवाया उसी को कहते हैं लुटियन जोन, है ना। बिहार में भी लुटियन जोन है, दिल्ली में लुटियन जोन है, हर स्टेट में लुटियन जोन है ना, जहां पे उन लोगों ने पुरानी बिल्डिंग इमारत से बनवाई थी। तो बेकर और लुटियन के द्वारा संसद का निर्माण किया गया था, या राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया था। राष्ट्रपति भवन जो है वो 1931 में बन के तैयार हुआ था, लगभग 17 साल लग गए थे उसको बनने में, है ना। जो राष्ट्रपति भवन वर्तमान में जिसमें अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उस राष्ट्रपति भवन में सबसे पहले कौन गया था जी? राष्ट्रपति भवन में सबसे पहले कौन गया था? है कौन? लॉर्ड इरविन।
1931 में बन के तैयार हुआ था और उस समय भारत का वायसराय था इरविन, और इरविन ही पहला वो व्यक्ति था जो राष्ट्रपति भवन में गया, है ना। भारत का वायसराय था उस समय, तो सबसे बड़ा पद भारत में वही था उस समय, तो इसलिए उसको वो घर मिला था। ठीक है, खैर अब देखिए, तो ये तो पुराना संसद भवन का बात हो गया जी। नया संसद भवन कौन बनाया है? बिमल पटेल, वो के आर्किटेक्चर है ना, बिमल पटेल साहब के द्वारा बनाया गया है। लेकिन किस प्रोजेक्ट के तहत बना है? हाँ, सेंट्रल विस्टा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिमल पटेल के द्वारा बनाया गया है, वो आर्किटेक्चर है, और बना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, और बनाया है टाटा कंपनी ने। ठीक है, ये भी बीपीएससी पूछ चुकी है, ऐसे 2 साल पहले ही पूछ चुकी है ना, कि किस प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है। ठीक है, मतलब बन गया तो बनकर काम सब शुरू हो गया उसमें। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है, टाटा कंपनी ने बनाया है, बनाने वाले व्यक्ति का नाम है बिमल पटेल। ठीक है, चलिए, तो 79 में संसद की संरचना की बात है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन 3 लोगों के मिलने से मिलाकर के बनता है संसद। ओके, आगे चलिए। आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81, देखिए, आर्टिकल 80 है राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा की संरचना को बोलते हैं, आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है राज्यसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, और 81 में लिखा हुआ है लोकसभा की संरचना। ठीक है, राज्यसभा की संरचना और 81 में लोकसभा की संरचना। ठीक है, अब देखिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, यहां पे क्या है और कैसे है, तो इसको आप ऐसे समझेंगे, जिन्होंने कहा कि अब आपको क्रोनोलॉजी में आर्टिकल्स नहीं देखने हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, बातें सब आपको जाननी समझनी है कि क्या है और किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ के बाद के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है वही समान तौर पे आपसे पूछे जाते हैं, जनरल सारे आर्टिकल्स आपसे पूछे नहीं जाते। अभी तक आपने 1 से लेकर के ये 81 तक आप कह सकते हैं कि एकदम कंसिस्टेंसी के साथ सारे आर्टिकल आपने देखे हैं, है ना, कि क्या है और कैसे है। ठीक है, अब देखिए कि इसको आपको समझना है कि किस प्रकार से ये पूरा व्यवस्था आपका काम कर रहा है। तो 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। तो इन सब चीज को जो अलग अलग तरीके से इसमें बताया गया है, मतलब आर्टिकल वाइज, जिसको आप यहीं पर एक साथ तुलनात्मक समझिए, है ना, कि क्या है और कैसे है। देखिए, तो ये मान लीजिए कि हो गया राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा। इसका चर्चा आर्टिकल 80 में और इसका चर्चा आर्टिकल 81 में। ठीक है, अब तुलनात्मक आपको देखना है और दोनों को समझना है, याद रखना है कि दोनों क्या है और कैसे है। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो टोटल नंबर है प्रेजेंट में, टोटल नंबर जो मैक्सिमम नंबर जो रखा गया है वो मैक्सिमम नंबर है 250। ये मैक्सिमम है, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 250। ठीक है, लेकिन वर्तमान में यह संख्या जो है वह है 245, मतलब कि 250 हो सकते हैं लेकिन है 245। अब देखिए, जैसे नया संसद भवन बना है ना, तो सब में स्ट्रेंथ बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी वो लागू नहीं हुआ है, मतलब कि यहां पर अभी नहीं ये इंफोर्स हुआ, इसलिए अभी आपको यही डाटा याद रखना है।
अगर स्ट्रेंथ पूछे तो आपको उसका डाटा याद रखना है, लेकिन अगर संविधान में पूछे कि लोकसभा राज्यसभा के लिए सदस्य संख्या क्या है, ध्यान रखना है राज्यसभा में मैक्सिमम 250 हो सकता है, वर्तमान में 245। ठीक है, लोकसभा में ही भी देखिए टोटल स्ट्रेंथ कि लोकसभा का जो टोटल नंबर है वो क्या है, तो देखिए 550, पहले 552 होता था, लेकिन एंग्लो इंडियन अब खत्म हो गया। एंग्लो इंडियन को सरकार ने संविधान में संशोधन करके खत्म कर दिया, तो टोटल स्ट्रेंथ 550। ठीक है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है अभी, लेकिन वर्तमान में है 543, 543। ये भी पहले 545 होता था, लेकिन वही 2 एंग्लो इंडियन अब खत्म हो गया तो 543 ही। तो मतलब वर्तमान में जो संख्या है वो 543 है, लेकिन मैक्सिमम संख्या जो हो सकता है वो 550 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावे अब अगर लोकसभा में संख्या बढ़ानी है, बढ़ा सकता है संसद, तो संविधान में संशोधन करके यह संख्या बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो अभी ये काम हुआ नहीं है, लेकिन हाँ जो नया संसद भवन बना है वो बड़ा बनाया गया है। ठीक है, और उसमें सीट बढ़ा दिया जाए, इसका सीधा मतलब है कि सीट तो बढ़ेगा, है ना, लेकिन अभी ये ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिचुएशन है वो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में मैक्सिमम नंबर हो सकता है 250, है वर्तमान में 245, सॉरी राज्यसभा में, और लोकसभा में मैक्सिमम हो सकता है 550, लेकिन है अभी 543। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए आपका एज होना चाहिए 30 साल, है ना। राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो 30 वर्ष के अगर आप हो जाएंगे तभी आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, और यदि लोकसभा का सदस्य आपको बनना है तो आपका 25 साल एज होना चाहिए। मतलब 25 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और आप 30 साल के हो गए हैं तो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावे राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट। ठीक है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये होता है राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनाव। इसका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट। इसका होता है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट। मतलब देखिए, लोकसभा का जब चुनाव होता है तो हम लोग वोट करते हैं ना जी, जैसे 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो हम लोग वोट करेंगे। तो जिस चुनाव में हम लोग वोट करते हैं उसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव। और जिसमें हम लोग वोट नहीं करते हैं, हमने जिसको वोट किया वो लोग वोट करता है। तो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव में हम लोग वोट करते हैं, नहीं करते हैं। राज्यसभा के चुनाव में वोट करता है राज्य के विधायक लोग, तो हम लोग विधायक लोग को वोट करते हैं हम, और विधायक लोग राज्यसभा के सदस्यों को वोट करता है। तो राज्यसभा के चुनाव में जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है ना, जनता के द्वारा चुने गए लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे जनता सीधे पार्टिसिपेट करती है, इसलिए इसको कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, ये डायरेक्ट इलेक्शन, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसके अलावे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि लोकसभा जो है इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः लिख लीजिएगा। सामान्यतः का मतलब है कि 5 साल से पहले भी गिर सकता है, खत्म हो सकता है। 5 साल तो होगा, लेकिन 5 साल से पहले भी खत्म हो सकता है ना। इससे कोई गारंटी नहीं कि हमेशा चलता ही रहेगा, 5 साल से पहले भी खत्म हो सकता है। ठीक है, तो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसके अलावा राज्यसभा का कार्यकाल, तो देखिए राज्यसभा का कार्यकाल अगर आपसे पूछ दे तो आपको कंफ्यूज कराएगा, क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा जो है ये कह सकते हैं आपकी अमृत का वरदान मिला हुआ है इसको, ये अमृत पिए हुए है, मतलब जो अमृत पिला तो मरता नहीं है कभी। तो राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता है। तो राज्यसभा तो अनंत काल तक चलने वाली संस्था है।
लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। सदस्य 6 वर्ष। अब उधर लोकसभा प्रत्येक 5 साल पर खत्म हो जाती है अपने आप, इसलिए तो चुनाव करना पड़ता है। अभी देखिए 24 में 5 साल पूरा हो जाएगा तो चुनाव कराना पड़ेगा। ठीक है, आ रहे हैं, उस पर भी आएंगे। अभी चलिए ना, क्रोनोलॉजी से चल रहे हैं। जब कह देंगे कि खत्म हो गया, अब पता चलेगा कुछ सदन नहीं बोले तो कहेगा सर ये छूट गया, है ना। इसलिए पहले क्रोनोलॉजी से चलते हैं, ठीक है, कुछ छूटेगा नहीं। और उसके बाद भी अगर छूट गया तो जरूर बताइएगा, ठीक है, कि सर ये वाला छूट गया लगता है। चलिए, तो यहां पर सदस्य का कार्यकाल यहां पर 6 वर्ष का है और यहां पर 5 वर्ष का है, ठीक है। इसको कहते हैं अस्थाई सदन। क्या? हाँ, हाँ, राज्यसभा कभी खत्म नहीं होगा, है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसमें 6 जो भी जाता है वो 6 वर्ष में सदस्य रहता है। अब प्रत्येक 2 साल पर इसमें चुनाव होता है, प्रत्येक 2 साल पर चुनाव होता है। और जब 2 साल पर चुनाव होता है तो इसके 2/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर्ड कर जाते हैं, और फिर उसी समय 2/3 मेंबर आ जाते हैं। जितने रिटायर्ड होते हैं उतनी की बहाली हो जाती है, ठीक है। तो जो रिटायर्ड होते हैं और जो आ जाते हैं वो 6 वर्ष का अपना कार्यकाल कंप्लीट करते हैं। मतलब पूरा राज्यसभा कभी खाली नहीं होता है, हमेशा इसमें लोग रहते हैं। लोकसभा में क्या होता है कि जैसे 5 साल पूरा होगा सब पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि सबका कार्यकाल एक साथ समाप्त हो जाएगा। इसमें सबका कार्यकाल एक साथ समाप्त नहीं होता है। तो घर में कोई एगो मेंबर रहेगा तो घर में ताला लगेगा? नहीं लगेगा। और जब सब निकल गया तो ताला तो मारना पड़ेगा। तो यहाँ कोई ना कोई हमेशा रहता है। यहाँ एक के बार सब गायब हो जाता है, एक के बार ताला बंद करके चल गया फुआ के यहाँ शादी में, अब चल गया तब क्या होगा? अब कौन डकैत है जो नजर रखे हुए। आजकल चोरवा सबको बहुत आसान हो गया है जी। चोरवा सबको कैसे आसान हो गया है? क्योंकि आजकल सबको बीमारी है अपडेट करने का, इंस्टा पर अपडेट, व्हाट्सएप पर अपडेट, स्टेटस लगा नाउ आई एम गोइंग ऑन देयर, है ना। अब पगला गोइंग ऑन देयर चोरवा देख ले लो कि आज ही घरे नहीं है। हम अपने अपना स्टोरी बताते चलते हैं जी। कहीं घूम रहे तो फोटो खींच लिया, लगा दिया। अब आपका जो दुश्मन उसको मालूम चल गया चाहिए घरे नहीं है अभी, है कि नहीं। हमें लगता है कि हम तो स्टाइल मार रहे हैं, लेकिन स्टाइल मारने में मरा गया बढ़िया से, है कि नहीं। पूरा घर का सामान साफ, क्योंकि आपका जो चोर है जो आप पर नजर गड़ाए हुए है वो आपको वॉच कर रहा है। आप अपने उसको बता रहे हैं कि अभी हम नहीं है घर पर, अगर आना है तो अभी आ जाओ, है कि नहीं। मतलब आप इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो ऐसा ही हो रहा है। आप अपना अपडेट दे रहे हैं कि हम अभी कन्याकुमारी घूम रहे हैं, हम अभी कश्मीर में घूम रहे हैं, हम अभी यहां आए हुए हैं, हम अभी वहां आए हुए हैं, मतलब कि घर अभी खाली है ना। इसलिए हर चीज को क्यों सार्वजनिक करना, क्यों पब्लिक में सब, पब्लिक डोमेन में सब कुछ डाल देना, है ना, कि हम क्या कर रहे नहीं कर रहे, है ना। निजता नाम की भी तो कोई चीज होती है। आज तो निजता का अधिकार मूल अधिकार बन गया है। प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट हो गया है। फिर भी लोग इसके महत्व को नहीं समझते हैं, और दिखाने के चक्कर में खाली कि कहीं छूट ना जाए, पड़ोसी को जलाना है कि देख तू तो घर ही है, हम घूम के आ गए कश्मीर से। और मालूम चला पड़ोसी तेज निकला, वो चोरवा को फोन कर देगा, है ना, कि देख अभी गया है कन्याकुमारी घूमने, कर तो नहीं उपाय कर, उपाय कर देगा। तो लोग ऐसे अपडेट्स दे दे करके अपने काम गबड़ा देते हैं। तो ये क्या, इसलिए इसको कहते हैं अस्थाई सदन। लोकसभा क्या है? अस्थाई है, क्योंकि ये कभी भी खाली हो सकता है। 5 साल से पहले भी खाली हो सकता है, जोड़ने की 5 साल पूरे करेगा। मान ली बहुमत सरकार के पास खत्म हो गया, आज दूसरा कोई बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में नहीं है, तो चुनाव करना पड़ेगा ना, तो पूरा खाली हो जाएगा। ये कभी खाली नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक 2 साल पर इसमें चुनाव होता है, एवरी 2 years, है ना। प्रत्येक 2 साल पर यहां चुनाव होता है, और जिनका 6 साल कंप्लीट हो गया वो निकल जाते हैं, और फिर उनके जगह पर जितने लोग नया आते हैं उनको बहाल कर लिया जाता है। इसलिए ये अमर है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। ये सदन ही अमर नहीं है। 5 साल के बाद सबको मरना है, फिर जाके चुनाव में जाएगा, जो चुनाव जीतेगा वो यहां आएगा, यानी फिर वो जिएगा 5 साल बाद, है ना।
या कभी कभी 5 साल से पहले भी। ठीक है, तो इसका कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष, मतलब कंफर्म नहीं कि 5 वर्ष होगा ही, लेकिन सब कुछ ठीक रहता है। जैसे अब मोदी जी को देखिए, 2014 से 19 5 वर्ष पूरा किए, क्योंकि पूरा बहुमत था उनके पास, और 19 से लेकर 24 भी 5 साल पूरा करेंगे, और फिर अगर 24 में बहुमत आ गया तो फिर अगला 5 साल पूरा करेंगे, है ना। लेकिन वो तो कहते हैं कि 75 वर्ष में रिटायरमेंट हो जाता है। मोदी जी का नियम है ना, अपने पार्टी के सीनियर नेता सबको 75 वर्ष पर रिटायर कर दिए हैं वो, और उसके लिए वो समिति बना दिए हैं, है ना, जिसमें है कि उससे राय विमर्श लिया जाएगा। तो अगला जब टर्म शुरू होगा तो मोदी जी का बीच में 75 साल हो जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि मोदी जी खुद ही ट्रांसफर लेते हैं कि नहीं लेते हैं, खुद सेवानिवृत्ति लेते हैं कि नहीं लेते हैं। 2 साल पूरा करेंगे, अगर चुनाव वो जीत जाते हैं तो मेरे ख्याल से 24 है ना, 26-27 आते आते उनका 75 में वो एंट्री ले लेंगे। तो अब अपने लिए इस नियम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये देखना होगा। हाँ, उसे कोई संविधान का नियम तो है नहीं, वो तो अपने बोल के बनाए हैं, अपने बोल के खत्म कर सकते हैं, है ना, उसमें तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन वो एक नियम बना है कि भाई 75 साल के बाद राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, है ना, बाकी लोगों को, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि 24 जीतते हैं तो पूरा 29 तक कंप्लीट करेंगे या क्या करेंगे, है ना, ये देखने वाली बात। खैर, तो ये अस्थायी सदन और ये अस्थायी सदन, इसको कहते हैं परमानेंट हाउस। कारण कि कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है, इसलिए अस्थाई है, और ये खत्म होता है इसलिए अस्थाई है। ठीक है, इसके अलावा यहां जो है, और यहां इसको कहते हैं लोकसभा को लोकप्रिय सदन, वेलफेयर हाउस, लोकप्रिय सदन। तो लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा वही ना यहां चुनाव जीतेगा जी। जनता जिसको जिताएगी वह लोकसभा में जाएगा, और वहां तो जनता रहबे नहीं करती है। तो यहां माना जाता है कि यहां शिक्षित आदमी सब जाता है, पढ़ा लिखा आदमी सब जाता है। हालांकि ये बना था इसी कंसेप्ट के लिए। जैसे मान लीजिए कि अब आपके गांव में 2 मित्र हैं, ठीक है, एगो मित्र है जो गांव में रह गया, एगो है जो कि पटना आके पढ़ाई पे लग गया कि हम सिविल सर्विस या कोई भी अच्छा नौकरी करके गांव जाएंगे, वापस करेंगे, जाएंगे, है ना। गांव में मान लीजिए वार्ड का चुनाव हुआ, तो ये जो पटना आया है यो सोचा है कि हम चुनाव लड़ ले गाँव में जाकर के। एगो जो गांव में उसका पहले से रहा है वो चुनाव लड़ रहा है, तो जीतेगा कौन? गांव वाला। क्यों जीतेगा? क्योंकि गांव में लोकप्रिय होगा, केकर कोहरा कहिया टूटा है उसको मालूम होगा, है कि नहीं, केकर कोहरा कहिया टूटा, केकरा घर में का चल रहा है नहीं चल रहा है, किसके यहाँ आग लगा था नहीं लगा था, किसके यहाँ पानी दिया था नहीं दिया था, है ना, किसके झगड़ा में किसकी बकरी भुलाई है नहीं भुलाई, उसको सब मालूम है। तो सब मालूम है तो उसके दुख सुख में वो है ना, वहां पर दुख सुख में है तो वहां पर लोकप्रिय है। आप तो पटना में आगे पढ़ रहे हैं, आप जाइएगा, आप कहिए कि हमको भी वोट दो, सब कहेंगे नहीं कौन ठीक है, जीत जाएगा फिर चल जाएगा पटना, तो एक वोट देने का कोई फायदा नहीं है। तो लेकिन शिक्षित तो आप हैं, काम आप अच्छा कर पाइएगा, लेकिन आप लोकप्रिय नहीं है। तो लोकप्रिय वो है जो जनता के बीच में है, तो जो जनता के बीच में उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो शिक्षित नहीं हुआ, और जो शिक्षित हुआ वो जनता के बीच में नहीं है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए राष्ट्र को, कि पढ़ा लिखा आदमी भी हो और जनता के बीच में लोकप्रिय भी हो। तो लोकप्रिय तो यहां जीत के आ जाएगा, लेकिन शिक्षित कैसे आएगा बेचारा, नहीं आ पाएगा वो, तो आ जाएगा यहां से इनडायरेक्टली, उसको सरकार जिता के। जैसे अब एस जयशंकर साहब अभी भारत के विदेश मंत्री, चुनाव लड़ते तो जीतते, वो कौन नहीं जीता था उनको, कैसे कि आम आदमी उनका महत्व नहीं जानता है। लेकिन सरकार को पता है कि पढ़ा लिखा आदमी, योग्य आदमी विदेश मंत्रालय ज्यादा अच्छा संभाल सकता है, तो सरकार ने क्या कर दिया, राज्यसभा से उनको बुला लिया। तो ये शिक्षित लोगों के लिए बनाया गया था, ये कंसेप्ट राज्यसभा का ही था। लेकिन आज के डेट में थोड़ा कुछ गड़बड़ी भी हो रहा है, जो यहां हार जाता है ना, वो पार्टी सब उसको यहां पे भेज देती है। ये ठीक बात नहीं है, लेकिन सब भेज देता है, क्या करिएगा, ठीक है। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, अस्थाई सदन है, ठीक है, और ये क्या है, लोकप्रिय सदन है, और इसको कहते हैं शिक्षितों का सदन भी, यह है शिक्षितों का सदन, हाउस ऑफ एजुकेटेड्स, शिक्षितों का सदन, ठीक है, और यह है लोकप्रिय सदन। अब देखिए, तो
चूंकि यहां पर उतना मतलब पढ़ाई लिखाई का ये नहीं होता है, या पढ़ा लिखा लोग होने का चांस कम है, हालांकि पढ़ा लिखा लोग यहां भी होता है, लेकिन लोकप्रिय लोग होते हैं ज्यादातर, इसलिए इसको कहते हैं यहां पर निम्न सदन, लोअर हाउस, निम्न सदन, लोअर हाउस। ठीक है, यहां सब पढ़ा लिखा है, शिक्षित का सदन तो है ही है, साथ साथ इसको कहते हैं उच्च सदन, अपर हाउस। ठीक है, इसके अलावा सरकार तो लोकसभा से ही चलेगी, क्योंकि आपको बताए थे कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, तो लोकसभा में अगर बहुमत नहीं हो तो सरकारें नहीं चलेगी, तो सरकार चलता है लोकसभा के बहुमत से, इसलिए लोकसभा को कहते हैं प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस। ठीक है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है ना, इसलिए इसको कहते हैं द्वितीय सदन, सेकेंड हाउस। ओके, यहां चूंकि 25 वर्ष का आदमी इसका सदस्य बनता है लोकसभा का, इसलिए इसको कहते हैं युवाओं का सदन, हाउस ऑफ यूथ। यहां बनता है 30 वर्ष में, तो 30 वर्ष में सब बुढ़वा हो जाता है यहां, तो कहता है इसको वृद्धों का सदन, हाउस ऑफ ओल्ड्स। ठीक है, चलिए, तो ये तमाम शब्द जो है ये यहां पर प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, और इन्हें सभी शब्दों से सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उच्च सदन किसको बोलते हैं, निम्न सदन किसको बोलते हैं, प्रथम सदन किसको कहते हैं, द्वितीय सदन किसको कहते हैं, युवाओं का सदन कौन है, अप्रत्यक्ष सदन कौन है, प्रत्यक्ष सदन कौन है, कुछ भी कहीं से भी कोई एक वर्ड उठा करके आपसे पूछ लेगा कि कौन से सदन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे लोग, यहां से सरकार बनता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रथम सदन, क्योंकि सरकार बनता है यहीं से। राज्यसभा में आपको बहुमत हो नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं द्वितीय सदन। ठीक है, सरकार आपका यहीं से बनता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स को यहां पे आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब बताइए यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना? चलिए इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है।